अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत सारी खुशियों वाली खबरें लेकर आया हूँ। बस बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपका चेहरा खुशियों से खिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पैटर्न है क्वेश्चंस वाला पैटर्न। जो आपके दिमाग में उठते हैं क्वेश्चंस, हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस को रेज़ करेंगे। तो सबसे पहले वो सवालात जो सबके माइंड में रेज़ हो रहे हैं, जो आप भी सोच रहे होंगे कि आगे मुल्क का क्या होगा और आने वाली हुकूमत किसकी हुकूमत होगी। तो मैं आपको बताता चलूं, आपने घबराना नहीं है। आने वाली हुकूमत आपकी हुकूमत है, मेरी हुकूमत है, हमारे लीडर की हुकूमत है, कौमी लीडर की हुकूमत है। जी हाँ, आने वाली हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। मैं आपको बताता चलूं कि कैसे इमरान खान की हुकूमत आएगी। इमरान खान के पास अभी तक टोटल आज़ाद उम्मीदवार की सीटें हैं 136, जबकि पीएमएल नून के पास है 134। इट मीन्स पीटीआई के पास सिर्फ 2 सीटों की बढ़तरी है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इन 2 सीटों की बढ़तरी से इमरान खान की हुकूमत कैसे बनेगी, जबकि इमरान खान की नेचर को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इमरान खान किसी चोर के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा। मुमकिन तौर के ऊपर वो एमक्यूएम से इत्तेहाद कर सकता है, मगर एटलीस्ट पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। तो अगर पीटीआई इत्तेहाद नहीं करती तो हुकूमत कैसे बनाएगी? तो मैं आपको बताता हूँ पीटीआई हुकूमत कैसे बनाएगी। पीटीआई के वो उम्मीदवार जिनको चौधरी निज़ामुद्दीन ने हरा दिया, उनके पास फॉर्म 45 है। मैं आपको पहले फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का बता दूं कि फॉर्म 45 और 47 होता क्या है। फॉर्म 45 बेसिकली हर पोलिंग स्टेशन से इशू किया जाता है उस कैंडिडेट को जिस कैंडिडेट ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया होता है। पीटीआई को वहाँ से रिजल्ट इशू होते हैं फॉर्म 45 के ऊपर कि इस पोलिंग स्टेशन से आपने इतने वोट हासिल किए और दूसरी पार्टी ने इतने वोट हासिल किए। और उस फॉर्म 45 के ऊपर पोलिंग एजेंट की स्टैंप होती है, पोलिंग एजेंट की साइन होती है, पोलिंग एजेंट का नाम होता है। उसके बाद बारी आती है फॉर्म 47 की। उसके बाद ये सारे फॉर्म 45 कलेक्ट होके इलेक्शन कमीशन के एजेंट के पास जाते हैं, जिसको आरओ कहते हैं। और वो आरओ सारे के सारे फॉर्म अपने सामने रखता है, फॉर्म 45 अपने सामने रखता है और सारे फॉर्म 45 की कैलकुलेशन करता है कि इस कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए, और वो उसका टोटल लिख देता है कि इस कैंडिडेट ने टोटल इतने वोट हासिल किए और ये कामयाब करार पाया। ये सिर्फ आरओ के पास अथॉरिटी है। और यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि आपने देखा नवाज़ शरीफ के हलके के अंदर फॉर्म 45, जबकि वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे जीती हुई हैं, बट उसके यास्मीन राशिद के पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। तो आरओ ने उसके बावजूद फॉर्म 47 इशू कर दिया, जो जिसके अंदर कैलिबरी फॉन्ट का भी इशू है और जिसके अंदर फॉर्मेट का भी इशू है। वो फॉर्मेट भी बिल्कुल चेंज है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये जाएगा और ये केस उड़ जाएगा और नवाज़ शरीफ अपनी सीट से फारिग हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला आप खुश हो जाएं, आवाम खुशियाँ मनाएं, क्योंकि पीटीआई के सारे कैंडिडेट के पास फॉर्म 45 मौजूद है और वो फॉर्म 45 लेके हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे और उसको चैलेंज करेंगे और फ़ौरन से स्टे मिल जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट चौधरी निज़ामुद्दीन ने जितवाए हैं वो सारे के सारे स्टे पे चले जाएंगे। जैसे आपने कल देखा, सलमान अकरम राजा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गए और उनको स्टे मिल गया, और उस स्टे के बाद ओन चौधरी की नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक दी। इसमें बड़ी मज़े की बात है, ओन चौधरी इतने पॉपुलर लीडर हैं, नवाज़ शरीफ से भी बड़े पॉपुलर लीडर हैं, कि उन्होंने पंजाब के अंदर नवाज़ शरीफ से भी ज़्यादा वोट ले लिया। जबकि इसके बरक्स ओन चौधरी अगर पूरे पाकिस्तान से भी इलेक्शन लड़ें तो ये शायद काउंसलर भी सेलेक्ट ना हो। ये ओन चौधरी वही है जो इस्तेकाम पार्टी से खड़े हुए हैं। वो इस्तेकाम पार्टी जो अपनी पार्टी में इस्तेकाम नहीं पैदा कर सकती, वो पाकिस्तान में इस्तेकाम देने आई है। इस पार्टी को बनाने में, इस पार्टी को इस्तेकाम पार्टी नाम देने में भी हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन का हाथ है। वैसे तो सारे के सारे हालात और वाक़यात पीटीआई के फेवर के अंदर जा रहे हैं, मगर फिर भी एक बहुत बड़ा बट मौजूद है, और वो बट है बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर को अब तक हाई कोर्ट के अंदर सारे रिजल्ट्स चैलेंज कर देने चाहिए थे और इलेक्शन कमीशन को भी चैलेंज कर देना चाहिए था कि ऑलमोस्ट 48 घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी 10 सीटों के रिजल्ट्स बाकी हैं। मगर अब तक की खबरों के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने अभी तक कोई केस फाइल नहीं किया, जो कि पीटीआई के कारकुनों में, पीटीआई के खिलाड़ियों में शक पैदा कर रहा है कि आखिर बैरिस्टर गौहर इतने काम और कूल क्यों बैठे हुए हैं। मैंने 1-2 बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, 1-2 बीपर भी देखे। उनकी बीपर में और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई करंट नज़र नहीं आया, कोई इमोशंस नज़र नहीं आए।
कोई उनकी बातों में गुस्सा नज़र नहीं आया। इसके पीछे भी 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो वो डालों से डर गए, या तो फिर उनको किसी ने डरा दिया है। उसका मुमकिन तौर के ऊपर एक और भी रीज़न हो सकता है, मेडिकल रीज़न। मुमकिन तौर पे हो सकता है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो। पूरी की पूरी पीटीआई की पार्टी इस वक्त बैरिस्टर गौहर के कंधों पे है। बैरिस्टर गौहर की हरकत और सकनात कोई अच्छा रिजल्ट शो नहीं कर रही। उनकी बॉडी लैंग्वेज कोई अच्छे इमोशंस पैदा नहीं कर रही। तो दोस्तों, बैरिस्टर गौहर के ऊपर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के लिए वे स्टेप्स ही पीटीआई की सिम तयन करेगी कि पीटीआई किस तरफ जाएगी। और दोस्तों, साथ ये भी दुआ करें कि अल्लाह करे कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की ही कमी हो और कोई और रीज़न ना हो। आपके और हमारे मुर्शिद ने उनको चेयरमैन बनाया है, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बेहतर ही सब कुछ होगा। तो चले मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर, किसी और ख़बर के अंदर। जब तक के लिए खुदाए पामान।